हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक पर। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज का महत्वपूर्ण सेशन जो है विज्ञान या साइंस के महामैराथन पर आधारित रहेगा, जिसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है कवर कर लिया गया है। उम्मीद है कि यह सेशन जो है आप सभी को पसंद आएगा और इसी के साथ सेशन को लाइक शेयर करना ना भूलें। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन पर, जिसमें सभी विज्ञान के प्रश्नों का समावेश रहेगा। देखते हैं पहला प्रश्न। प्रतिबल स्ट्रेस की एसआई इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पहले प्रश्न का? ऑप्शन जो बी हमारा है। जो प्रतिबल होता है जिसे स्ट्रेस बोलते हैं उसकी एसआई जो यूनिट होती है, एसआई इकाई होती है, वो होती है पास्कल। ठीक है, विकल्प बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रति एकांक क्षेत्रफल लगाए जाने वाले या लगाए गए बल को जो है प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, प्रतिबल किसे कहते हैं ये भी समझ लीजिए। प्रति एकांक क्षेत्रफल लगाए गए बल को जो है प्रतिबल कहते हैं। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है, क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जिसे क्या बोलते हैं, पास्कल। अगले प्रश्न 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन कह रहा है कि आयतन की एसआई इकाई क्या है? आयतन है, उसकी एसआई इकाई क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है घन मीटर जो होती है आयतन की एसआई यूनिट। ठीक है, इसका एसआई मात्रक जो होता है घन मीटर होता है, जिसे घन मीटर भी बोलते हैं, तथा सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो होता है घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, आयतन में अगर हम फार्मूले की बात करें, आयतन के फार्मूले की बात करें तो क्या होता है, m/d। ठीक है, द्रव्यमान बटे घनत्व होता है आयतन का फार्मूला या सूत्र। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या हो जाता है, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है घन सेंटीमीटर। ठीक है, अगले प्रश्न 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 3 कह रहा है ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का ऑप्शन बी जो है ये हो जाएगा जूल। ठीक है, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होती है, जूल होती है। और ऊर्जा का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का किस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में क्या होता है एसआई मात्रक, तो ये होता है इसका अर्घ बोलते हैं। ठीक है, दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है फोर्थ, कह रहा है कि समय की एसआई इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ का ऑप्शन बी जो है इसका सेकंड जो है समय की एसआई यूनिट है। अगले प्रश्न 5th की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5th कह रहा है निम्न में से कौन सी जो है आदिश राशि है? कई बार क्वेश्चन ये पूछा भी जा चुका है और कई एग्जामों में है ये क्वेश्चन रिपीटेड रहता ही रहता है। तो कौन सी जो है आदिश राशि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5th का ऑप्शन जो ए है, कार्य जो है ये क्या है, आदिश राशि है। ठीक है, आदिश राशियाँ कौन सी होती है, ऐसी राशियाँ जिनका केवल जो क्या होता है परिणाम या मैग्नीट्यूड होता है और दिशा नहीं होती, ये जो होती हैं आदिश राशियाँ कहलाती हैं। आपका कार्य हो गया, ठीक है, और इसके साथ द्रव्यमान हो गया। ठीक है, द्रव्यमान हो गया, ये भी आदिश राशि है। दूरी भी जो है आदिश राशि है, समय भी जो है आदिश राशि है, चाल भी आदिश राशि है, और दाब है। इसके अतिरिक्त शक्ति, आवेश, विद्युत धारा, विभव, ताप, आयतन, ये सभी जो हैं आपकी आदिश राशियाँ हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं 6 की तरफ। 6 क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 6 का ऑप्शन जो बी है, विकल्प जो बी है ये हो जाएगा टेस्ला जो होता है चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता जो होती है किसमें मापी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन जो डी है, डेसिबल में जो है मापी जाती है। ठीक, डेसिबल में जो है नापी जाती है, मापी जाती है किसी संगीत यंत्र की ध्वनि की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है वो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 7 के बाद 8 प्रश्न कह रहा है कि आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन जो हमारा सी है, हर्ट्ज जो है ये आवृत्ति जो है जिसे फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, मापने की इकाई का नाम है। ठीक है, और इसका फार्मूला होता है n=I/T। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 9th, कह रहा है पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 9th का प्रश्न 9th का पूछ रहा है कि पराध्वनिक गति जो है इसका जो मापांकन है, इसकी जो इकाई है वो क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9th का ऑप्शन जो ए है हमारा है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, मैक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पराध्वनिक गति का जो मापांकन होता है, मापांकन है, ये किस इकाई से होता है? तो मैक जो इकाई है उससे होता है।
अगले प्रश्न 10th की तरफ बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन कह रहा है न्यूटन जो है किसकी इकाई है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 10 का ऑप्शन जो बी है, बल जो है इसकी इकाई है न्यूटन, ठीक है। बल जो है न्यूटन की इकाई है, ठीक है। जो फोर्स होता है, जिसे फोर्स बोलते हैं, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। और इसके अन्य जो मात्रक हैं कौन है, डाइन है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, डाइन है। और 1 न्यूटन इक्वल टू कितने डाइन होता है, ये भी अगर क्वेश्चन आया तो इस तरह से 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू पावर 10 की घात 5 जो है डाइन होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन कह रहे हैं, 11th क्वेश्चन कह रहा है कि बार जो है किसकी इकाई है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 11th का ऑप्शन जो हमारा डी है, वायुमंडलीय दबाव जो होता है वो बार जो होती है, वायुमंडलीय दबाव की जो बार इकाई है वो बार जो है इकाई होती है। और एक बार कितने न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, तो 10 की पावर 5 जो होता है एक बार के बराबर होता है 10 की पावर 5 या 10 टू पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन कह रहा है कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है, तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो हमारा जूल है, ठीक है, जूल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 13 कह रहा है स्पेस दिया है, गतिशील संयंत्रता की एसआई इकाई क्या है, एसआई जो इकाई है क्या है, गतिशील संयंत्रता, उसके आगे स्पेस दिया है, क्या भरा जाएगा 13 में, ऑप्शन जो बी है पास्कल सेकेंड जो इसमें फिल किया जाएगा, ठीक है, विकल्प बी जो है पास्कल सेकेंड गतिशील संयंत्रता की एसआई इकाई होती है। 14% की तरफ बढ़ते हैं। 14% कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन जो हमारा डी है, सामर्थ्य जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15% कह रहा है कि निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है, शक्ति का मात्रक पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा बी है, जूल पर सेकेंड जो है ये शक्ति का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि जड़त्व आघूर्ण का जो मात्रक है क्या है, तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक, किलोग्राम मीटर स्क्वायर जो है जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है। और यह नियम सर्वप्रथम किसने दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा, तो इस नियम को सर्वप्रथम दिया था गैलीलियो ने, ठीक है, गैलीलियो ने जो है दिया था इस नियम को सर्वप्रथम। बाद में जो है इस पर न्यूटन ने जो है, गैलीलियो के बाद न्यूटन ने इसका विस्तृत वर्णन किया, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 17 कह रहा है कि पास्कल जो है इकाई है किसकी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है दाब की जो है पास्कल इकाई होती है, ठीक है। और ब्लेज पास्कल एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और गणितज्ञ भी थे, इन्होंने ही जो है या इनके नाम पर ही जो है ब्लेज पास्कल ने जो दाब का पास्कल नियम जो है दिया था, ठीक है। और इन्हीं के नाम पर जो है दाब का जो मात्रक है पास्कल रखा गया था। पूरा नाम क्या था, ब्लेज पास्कल, ठीक है। और ये कहाँ के थे, फ्रांसीसी थे, वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ भी थे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 18 कह रहा है बिजली के करंट का एसआई यूनिट किसके बिजली के करंट का क्या होता है, तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है एम्पेयर जो है बिजली के करंट का एसआई जो है यूनिट होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19% कह रहा है दबाव का जो दबाव है, प्रेशर है, उसका एसआई यूनिट क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन सी जो है पास्कल जो है दबाव का प्रेशर का एसआई यूनिट होता है। अगले प्रश्न 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 प्रश्न कह रहा है माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन जो डी हमारा है सेंटीमीटर है, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड होता है, तो डी विकल्प राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21 प्रश्न कह रहा है कि एक वाट घंटा किसके जो है बराबर होता है, 1 वाट घंटा पूछ रहा है किसके बराबर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी है 3600 जूल के बराबर होता है 1 वाट घंटा, ठीक है। 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है, 3600 जूल के बराबर होता है। 1 वाट घंटा इक्वल टू क्या होता है, 1 वाट गुणे 1 घंटा, ठीक है। 1 घंटा इक्वल टू 1 गुणे 3600 सेकेंड, ठीक है। और इसीलिए जो है 1 वाट घंटा कितने बराबर हो जाएगा, 3600 जूल के बराबर हो जाएगा। प्रश्न 22 की तरफ बढ़ते हैं। 22 प्रश्न कह रहा है 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट जो है वो कितने के बराबर होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन जो बी है 1 जूल प्रति कूलाम जो है 1 वोल्ट के बराबर होता है। ऑप्शन बी 22 का राइट हो जाएगा। 23 क्वेश्चन
कह रहा है दूध की घनता, दूध की जो घनता है मापने के लिए कौन सा उपकरण होता है, तो ऑप्शन जो ए है ये राइट हो जाएगा। ठीक, लैक्टोमीटर जो है करेक्ट हो जाएगा प्रश्न 23 का। ठीक है, इससे दूध की जो है शुद्धता मापने वाला यंत्र होता है लैक्टोमीटर। अगर हम बैरोमीटर की बात करें, इसी प्रश्न में अगर हम बैरोमीटर की बात करें तो बैरोमीटर जो होता है वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र होता है। क्या होता है, वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र होता है। और जो हमारा हाइग्रोमीटर है, विकल्प जो डी में दिया है, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता जो होती है, आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है, आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि रेडियो धर्मिता मापी जाती है या नापी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 24 का। ऑप्शन जो हमारा ए है, गीगर मूलर काउंटर जो है रेडियो धर्मिता नापी जाती है। ठीक है, गीगर मूलर काउंटर से रेडियो धर्मिता जो है मापी जाती है या नापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 25 कह रहा है कि आर्द्रता किससे मापी जाती है। 25 कह रहा है कि आर्द्रता जो है किससे मापी जाती है 25 में, तो इसका राइट हो जाएगा हाइग्रोमीटर से जो है आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 26 कह रहा है कि सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा जो उपकरण प्रयोग किया, तो इसको उपयोग है फेदोमीटर के द्वारा सागर की गहराई जो है मापी जाती है। 27 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 27 प्रश्न कह रहा है कि टर्मिनल डॉपलर वेदर रेडार TDWR किसके लिए या किस लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा बी है, खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में। ठीक है, खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में जो है TDWR का इस्तेमाल या प्रयुक्त किया जाता है, जिसे बोलते हैं टर्मिनल डॉपलर वेदर या वेदर रेडार। ठीक है, टर्मिनल डॉपलर वेदर रेडार होता है जो खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में यूज में लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। 28 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है, तो 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 28 का ऑप्शन जो सी हमारा ये राइट हो जाएगा। ठीक, कैलोमीटर उसे बोलते हैं। 29 प्रश्न कह रहा है कि यांत्रिकी से संबंधित सभी प्रश्न रहेंगे, आगे जितने भी प्रश्न रहेंगे निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन सी जो है, बल जो है अन्य भौतिक राशियों से भिन्न है। क्यों भिन्न है, बल जो है ये क्या है सदिश राशि है, बाकी शेष जो विकल्प में दिए हैं वो अदिश राशि हैं, इसलिए जो है भिन्न है राशि। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 प्रश्न कह रहा है ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो ए है, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा जो है कम होता है। ठीक है, इसलिए जो है ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है। ऑप्शन जो एक है या ए है जो वो राइट हो जाएगा। 31 क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सी भौतिक मात्रा है, वह कौन सी भौतिक मात्रा है जिसका आयाम ml² -2 है या T⁻⁻2 है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 31 का ऑप्शन जो ए है हमारा, किया गया कार्य जो है वो या भौतिक मात्रा जिसका आयाम जो है ये होता है ml² T⁻⁻2 या घात -2। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 32 कह रहा है कि माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो 32 का 32 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है हमारा, रासायनिक ऊर्जा जो होती है रासायनिक ऊर्जा होती है, इसलिए प्रज्वलित होने का जो कारण होता है वो रासायनिक ऊर्जा होती है। 33 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 33 क्वेश्चन कह रहा है कि नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन जो हमारा डी है, गतिज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नदी का बहता हुआ जल जो ऊर्जा है या ऊर्जा संवहन करता है तो वो गतिज ऊर्जा संवहन करता है। 34 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 34 प्रश्न कह रहा है एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है, तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए है हमारा, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन के प्रथम नियम का जो है पालन करता है। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी जो है आगे की ओर झुक जाती है, यह जो नियम होता है न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण हो सकता है होता है। ठीक है,
35% की तरफ बढ़ते हैं। 35 प्रश्न कह रहा है जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन जो हमारा बी है, रैखिक संवेग का संरक्षण। ठीक है, रैखिक संवेग का संरक्षण जेट इंजन जो है इस घटना के आधार पर काम करता है। 36 क्वेश्चन कह रहा है कि विसर्पी घर्षण होता है, जो विसर्पी घर्षण है वो होता है किससे, तो 36 का करेक्ट जो आंसर हो बी है, बी जो है ये हो जाएगा, सीमित घर्षण से थोड़ा कम जो होता है विसर्पी घर्षण होता है। ठीक है, सीमित घर्षण से थोड़ा कम विसर्पी घर्षण। अगले प्रश्न की तरफ से बढ़ते हैं। 37 प्रश्न कह रहा है कि घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 37 का ऑप्शन जो ए हमारा है ये राइट हो जाएगा, घर्षण गति का विरोध करता है, ये विकल्प करेक्ट हो जाएगा। 38 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 38 प्रश्न कह रहा है एक साधारण लोलक की समय सीमा पर निर्भर करती है, तो 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हमारा ए है, लोलक की लंबाई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 39 प्रश्न कह रहा है कि गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे गति कहा जाता है, जो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 39 का ऑप्शन जो हमारा बी है, आवधिक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आवधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न जो रहेंगे गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व के अधीन गति से संबंधित रहेंगे, तो 40 प्रश्न कह रहा है उसको देखते हैं। 40 कह रहा है कि स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद कहाँ गिरेगी, तो 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हमारा ए है, यात्री के हाथों में वह गेंद गिरेगी। ठीक है, ऑप्शन जो ए है ये राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 42 प्रश्न कह रहा है यदि एक गेंद भूमि से h मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है तो ठीक जमीन में लगने से पहले उसका वेग क्या होगा, इसमें गुरुत्व त्वरण जो है 10 की जो पावर है या 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर है, इसकी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर 41 का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो डी है ये हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 42 प्रश्न कह रहा है कि जी का जो मान होता है न्यूनतम कहाँ होता है, तो जी का न्यूनतम मान कहाँ होता है, पृथ्वी पर। जी जिसे गुरुत्व जनित त्वरण बोलते हैं, सबसे कम जहाँ पे मान होता है वो होता है विषुवत रेखा पर, तो विकल्प ए जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए ये करेक्ट हो जाएगा। और ध्रुवों पर क्या रहता है, ध्रुवों पर सबसे अधिक रहता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43 क्या कह रहा है वो देखते हैं। 43 कह रहा है एक व्यक्ति तुला की मदद से अपना वजन 600 न्यूटन नापता है, यदि वह व्यक्ति एक 5 मीटर पर सेकंड की गति से ऊपर जा रहे लिफ्ट में उसी तुला पर खड़ा हो जाए तो तुला में दर्शाया गया भार क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 43 का ऑप्शन जो हमारा सी है, 600 न्यूटन के समान ही रहेगा। ठीक है, 600 न्यूटन के समान ही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 44 प्रश्न कह रहा है ये प्रश्न रहेंगे आपके पदार्थ के जो गुण होते हैं या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर बेस रहेंगे, तो 44 प्रश्न कह रहा है जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन जो बी है हमारा, आर्किमिडीज ने जो है इसकी खोज किया था। ठीक है, जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज किसने की थी, आर्किमिडीज ने की थी। 45 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 45 प्रश्न कह रहा है लोहे की एक छोटी सी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज जलयान पानी पर तैरता रहता है, यह जो सिद्धांत है निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है, तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा डी है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, 46 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 46 क्वेश्चन रहेंगे तरंग या ध्वनि से संबंधित हमारे, तो 46 क्वेश्चन कह रहा है एक ध्वनि तरंग का वेग 700 मीटर पर सेकेंड है और तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति की गणना करें। इसमें ध्वनि तरंग की आवृत्ति जो है उसकी गणना करनी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 46 का ऑप्शन जो हमारा है राइट डी हो जाएगा, 2000 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, 2000 हर्ट्ज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्रासर्व तरंगों अल्ट्रासाउंड वेव जिसे बोलते हैं का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन जो हमारा विकल्प जो हमारा जो है विकल्प हमारा जो डी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाने के लिए जो है जो प्रासर्व तरंगे हैं या अल्ट्रासाउंड वेव उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। 48 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 48 प्रश्न कह रहा है ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है, ध्वनि जो है जो साउंड है वो किस माध्यम में जो है यात्रा नहीं कर पाती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन जो बी है, निर्वात में या वैक्यूम में जो है ध्वनि जो है इसमें जो है इस माध्यम में या मीडियम में यात्रा नहीं कर सकती है।
अगले प्रश्न 49 की तरफ बढ़ते हैं। 49 प्रश्न क्या है, निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं। तो 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है ये राइट हो जाएगा। रेडियो तरंगे जो है इसका या तरंगों में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य किसमें होते हैं, रेडियो तरंगों में होते हैं। ठीक है, और गामा किरणों में जो तरंगदैर्घ्य रहता है क्या होता है, गामा जो किरणें होती हैं और इनमें जो है छोटी तरंगदैर्घ्य रहती है और उच्च वेधन क्षमता के कारण इनका उपयोग जो है नाभिकीय अभिक्रियाओं में होता है। और इसकी खोज किसने की थी गामा किरणों की, ये भी क्वेश्चन है, तो इसकी खोज की थी बैकुरल ने। ठीक है, बैकुरल ने इसकी खोज की थी। और हमारे रेडियो जो तरंगे इनकी खोज किसने की थी, रेडियो की तरंगे दो तरह की होती हैं, एक तो होती है लघु और एक होती है दीर्घ। ठीक है, दोनों की अलग अलग खोज करता है। लघु के जो है वो कौन है, हेनरिक हर्ट्ज हैं। इसके जो है कौन है, हेनरिक हर्ट्ज हैं। और जो हमारी दीर्घ तरंगे इसकी कौन खोज करता है, इसके हैं मार्कोनी। ठीक है, मार्कोनी है दीर्घ तरंगों के या दीर्घ रेडियो तरंगों के खोज करता। और जो हमारी अवरक्त किरणें इसकी खोज करता कौन है, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अवरक्त तरंगे इसकी खोज करता कौन है, तो इसके हैं हर्सेल। ठीक है, हर्सेल हैं अवरक्त तरंगों के खोज करता। और ये जो तरंगे होती हैं इनका उपयोग जो होता है रोगियों के सेकाई तथा रिमोट कंट्रोल में होता है। ठीक है, रिमोट जो कंट्रोल होते हैं ना उनमें, और रोगियों के सेकाई है तो इसका उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न 50 की तरफ बढ़ते हैं। 50 प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक ध्वनिक सोनरस पदार्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का राइट जो आंसर होगा ऑप्शन जो हमारा डी है, लोहा जो है ये सोनरस पदार्थ है। ठीक है, एक ध्वनिक जो है पदार्थ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51 क्या कह रहा है वो देखते हैं। 51 कह रहा है कि समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन जो ए है, तरंगदैर्घ्य जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न 52 की तरफ बढ़ते हैं। 52 प्रश्न कह रहा है किसका तरंगदैर्घ्य जो है, वेवलेंथ जो है सबसे अधिक होता है, कौन सा कलर है या कौन सा रंग है। तो राइट आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन जो हमारा डी है, नारंगी जो है इसका तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है। ठीक है, सबसे अधिक होता है नारंगी जो रंग होता है तरंगदैर्घ्य। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 कह रहा है कि रेडियो तरंग का वेग कितना होता है, जो रेडियो तरंगे होते हैं उनका वेग कितना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा ए है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो होता है रेडियो तरंग का जो है वेग होता है। और रेडियो तरंगों का वेग लगभग जो है यह जो वेग है प्रकाश के वेग के समान होता है। ठीक, इसके प्रकाश के वेग के समान होता है रेडियो तरंगों का वेग। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 54 कह रहा है एफएम प्रसारण बैंड स्पेस के बीच होता है। तो जो एफएम प्रसारण बैंड है किसके बीच होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 54 का ऑप्शन जो हमारा बी है, VHF जो रेंज है इसके बीच में एफएम प्रसारण बैंड होता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, VHF वेरी हाई फ्रिक्वेंसी इसे बोलते हैं। और कितने के बीच में रहता है, 30 हर्ट्ज से 30 हर्ट्ज से मेगा हर्ट्ज से लेकर 300 मेगा हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, 30 मेगा हर्ट्ज से लेकर 300 मेगा हर्ट्ज तक रहता है। अगले प्रश्न 55 की तरफ बढ़ते हैं। 55 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें से ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है, लोहा जो है इसमें ध्वनि की जो गति है बहुत ही तेज होती है। और निर्वात में जो ध्वनि की गति कितनी रहती है, 0 मीटर पर सेकंड रहती है। और लोहे में ध्वनि की जो चाल रहती है, जो गति रहती है कितनी रहती है, 5130 मीटर प्रति सेकंड रहती है। कितनी मीटर प्रति सेकंड रहती है लोहे में। और वायु में कितनी रहती है, वायु की अगर हम बात करें तो इसमें कितनी रहती है ध्वनि की चाल या ध्वनि की गति, तो 332 मीटर पर सेकंड रहती है। और अगर हम पानी या जल की बात करें तो जल में कितनी रहती है, 1493 मीटर पर सेकंड रहती है, मीटर पर सेकंड रहती है पानी में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 56 कह रहा है कि कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर जो है या शोर का नाम दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 56 का ऑप्शन जो हमारा ए है, 80 डेसिबल से अगर कोई ध्वनि होती है तो वो शोर के अंतर्गत आती है या उसे शोर नाम दिया जाता है। ठीक है, जो आप लोग साधारण बातचीत करते हैं उसका जो तीव्रता रहती है वो रहती है 30 से 40 रहती है। और जोर से अगर बातचीत करते हैं तो 50 से 60 रहती है। और ट्रक या ट्रैक्टर की जो तीव्रता रहती है 90 से 100 के बीच में रहती है, 90 से
100 के बीच में रहती है, और जो सायरन होते हैं आपके 110 से 120 पे काम करते हैं या तीव्रता पे काम करते हैं, और जो हमारे जेट विमान हैं उनकी जो तीव्रता है वो 140 से 150 के बीच में रहती है। जो मशीन गन है उनकी 70 तक रहती है, और जो मिसाइल है वो 180 तक उनकी तीव्रता जो रहती है 180 डेसिबल रहती है, और 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि को जो है शोर का नाम दिया जाता है। अगले प्रश्न 57 की तरफ बढ़ते हैं। 57 प्रश्न कह रहा है सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है। जो सुपरसोनिक स्पीड है उसकी मापने की जो यूनिट है वो क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है मैक है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है मैक है। मैक इक्वल टू कितना होता है, वस्तु की गति बटे माध्यम में ध्वनि की गति। ठीक है, माध्यम में ध्वनि की गति। ठीक, माध्यम में ध्वनि की गति होती है। ठीक, माध्यम में ध्वनि की गति इसे बोलते हैं मैक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 58 कह रहा है निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्यों द्वारा श्रव्य होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन जो सी है हमारा 100 हर्ट्ज जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिन यांत्रिक तरंगों की जो आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 जो है हर्ट्ज के मध्य होती है वह मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है। ठीक है, मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है किसके बीच में, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज के जो बीच की ध्वनि है वो क्या रहती है, मनुष्यों द्वारा श्रव्य होती है। इसे ही ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, इसे ही एक्चुअली में इसे क्या कहता है, ये जो इसके बीच की ध्वनि होती है क्या कहते हैं, इसे ही बोलते हैं ध्वनि। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं ध्वनि। और जो 100 या 100 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि मनुष्यों द्वारा बहुत ही आराम से सुनने या श्रव्य होगी। और हमको पता भी है कि ध्वनि की जो चाल होती है सर्वाधिक किस में होती है, ठोस में होती है, उसके पश्चात जो होती है द्रव में होती है, और सबसे कम किस में होती है, गैस में होती है। ठीक है, सबसे अधिक ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 59 प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है, तो 59 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो सी हमारा है, विकल्प जो सी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 60 कह रहा है प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, तो 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी है, लगभग 17 मीटर जो है होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 61 कह रहा है कि दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर होगा। जो दो व्यक्ति हैं उनके वार्तालाप अगर करते हैं तो उनके आवाज़ का जो डेसिबल होता है कितना होगा स्तर, तो उनकी आवाज़ का जो डेसिबल होगा स्तर होगा हमारा विकल्प सी जो है 30 डेसिबल होगा। ठीक है, 30 डेसिबल होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 62 कह रहा है कि दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी क्या है। दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो न्यूनतम दूरी है वो क्या है, तो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी हमारा है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, 17.2 मीटर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 63 कह रहा है ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो डी है, निर्वात में जो है ध्वनि का या ध्वनि के माध्यम से, ध्वनि का जो माध्यम है निर्वात अगर है तो उसमें ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 64 और 64 के बाद जो क्वेश्चंस हैं वो ऊष्मा से संबंधित हैं, ऊष्मा से संबंधित रहेंगे। तो प्रश्न कह रहा है कि किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 64 का, जिस तापमान पर पानी का जो है जो वाटर का जो घनत्व है अधिकतम होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी हमारा है ये रह जाए 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व है अधिकतम होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 65 की तरफ बढ़ते हैं। 65 कह रहा है कि सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 65 का ऑप्शन जो हमारा बी है, प्रज्वलन तापमान इसे बोलते हैं। ठीक है, जिस तापमान पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहते हैं, प्रज्वलन तापमान बोलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 66 की तरफ बढ़ते हैं। 66 क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापक्रम पर होता है। जो हमारा शुद्ध जल होता है उसका जो अधिकतम घनत्व होता है किस तापक्रम पर होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन जो सी है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व। ठीक है, और शुद्ध पानी जो होता है रंगहीन और गंधहीन होता है, और पानी जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है उबलने लगता है, और इसी तरह बर्फ़ का जो द्रवणांक या हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसके बराबर होता है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 67 जब जल जमता है इसका जो घनत्व है कितना होता है? तो 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है घटता है। ठीक है, जब जल जमने लगता है तो इसका घनत्व जो है घटता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने से, नमक को जो है बर्फ़ के साथ अगर मिला दे तो इससे हिमांक क्या होता है? घटता है, ये बढ़ता है या प्रभावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 68 का ऑप्शन जो ए है, इसका जो हिमांक है वो घटता है। ठीक है, हिमांक क्या है? वो घट जाएगा अगर नमक में बर्फ़ को साथ मिला दिया जाए। अगले प्रश्न 69 की तरफ बढ़ते हैं। 69 क्वेश्चन कह रहा है कौन सी धातु ताप का अच्छा जो है सुचालक है परंतु बिजली का बुरा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 69 का? राइट जो आंसर होगा ऑप्शन जो हमारा बी है, माइका या अभ्रक जो है ये ऐसा अच्छा सुचालक है, धातु ताप का ये अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का या अभ्रक बुरा सुचालक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं वो देखते हैं। 70 प्रश्न कह रहा है दो कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर एक दूसरा चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे जो है अलग किया जा सकता है? तो 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर जो उन्हें अलग किया जा सकता है। जब दो कांच के गिलास एक दूसरे के अंदर चिपक जाते हैं तो उन्हें अलग करने के लिए उन गिलासों को है गर्म पानी में डाला जाता है। ठीक है, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डाला जाता है, डुबोया जाता है। अगले प्रश्न 71 की तरफ बढ़ते हैं। 71 क्वेश्चन कह रहा है बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा है। ठीक है, बर्फ़ की जो गुप्त ऊष्मा है कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो बी हमारा है ये राइट हो जाएगा। ठीक, 80 कैल्शियम पर ग्राम होती है बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 72 कह रहा है फ़ारेनहाइट स्केल में फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक है, जो पानी का क्वथनांक होता है फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन सी जो है ये राइट हो जाएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगले प्रश्न 73 की तरफ बढ़ते हैं। 73 कह रहा है स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 73 का ऑप्शन जो सी है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम। अगले प्रश्न 74 की तरफ बढ़ते हैं, जो प्रकाश से संबंधित प्रश्न रहेंगे। 74 प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु को फोकल लंबाई या एक वस्तु की फोकल लंबाई 20 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। बनने वाली छवि की स्थिति जो है ज्ञात करना है, बताना है। तो बनने वाली छवि है जो परछाई है वो स्थिति क्या रहेगी प्रश्न 74 में? तो इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा सी है, 60 सेंटीमीटर। स्थिति क्या रहेगी उसकी? 60 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 75 क्या कह रहा है वो देखते हैं। निकट दृष्टि वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस है, निकट दृष्टि वाले जो लोग हैं उनके द्वारा कौन सा लेंस जो है यूज किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। ठीक, अवतल लेंस का यूज करते हैं जो निकट दृष्टि वाले लोग होते हैं या जो निकट दृष्टि वाले जो चश्मे हैं जिनको जो है निकट दृष्टि की समस्या होती है वो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें जो व्यक्ति होता है वो नज़दीक की जो है पास की वस्तुएं जो है नहीं देख पाता है, लेकिन दूर की वस्तुएं जो है जो इसमें पास की वस्तुएं जो है जो व्यक्ति होता है पास की वस्तुएं देख लेता है परंतु दूर की वस्तु जो है वो नहीं देख पाता है। ठीक है, निकट दृष्टि में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 76 कह रहा है दूरदृष्टि का एक रोगी 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता। आँखों को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक लेंस क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का ऑप्शन जो हमारा सी है, 200/3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस अगर यूज करेगा तो दूरदृष्टि का जो रोगी है 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को देख पाएगा साफ। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 77 कह रहा है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होती है? ठीक है, किसी व्यक्ति का अगर पूरा प्रतिबिंब देखना है तो समतल दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई होती है क्या होगी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 77 का ऑप्शन जो बी है, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। ठीक है, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न 77 का। अगले प्रश्न 78 की तरफ बढ़ते हैं। 78 प्रश्न कह रहा है कि लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है यह दिखाई पड़ता है। ठीक है, लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो यह दिखाई कैसा देता है? तो 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी है हमारा है, जो विकल्प डी है वो राइट हो जाएगा। ठीक, काला दिखता है। ठीक है, काला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 प्रश्न का। अगले प्रश्न 79 की तरफ बढ़ते हैं। 79 प्रश्न कह रहा है कि पर्दे पर उत्तल लेंस
कह रहा है कि पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। तो 79 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हमारा डी है, विकल्प जो डी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी, वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता जो है कम हो जाएगी। ठीक है, विकल्प डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 80% की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 80 क्या कह रहा है वो देखते हैं। 80% कह रहा है किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, वो कलर बताना है जिसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे कम होती है। तो 80 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न 80 का राइट जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो है वायलेट जो है बैंगनी जो है इसकी तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम होती है। ठीक है, और इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी रहती है, तो 4 × 10⁻³ सेंटीमीटर होती है। और जो जबकि अगर हम लाल की बात करें तो जो लाल रंग है या लाल जो कलर है इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है जिसका जो मान कितना होता है 7.5 × 10⁻⁵। ठीक है, ये रहता है इसका मान तरंग दैर्घ्य का। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 81% कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है, जिसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 81 का ऑप्शन जो बी है हमारा विकल्प जो बी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, नीला प्रकाश में जो है सर्वाधिक ऊर्जा रहती है। ठीक है, सर्वाधिक ऊर्जा रहती है नीले प्रकाश में, और सबसे कम किस में रहती है, जो है लाल जो होता है इसमें सबसे कम ऊर्जा रहती है। ठीक, लाल प्रकाश में सबसे कम रहती है और नीले प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा। जो आपने गैस देखा होगा, जो घरों के एलपीजी गैस होते हैं जब उनको जलाते हैं तो नीली कलर की लाइट दिखती है हमें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है उसमें ऊर्जा जो है सर्वाधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 82% कह रहा है कि सूर्य जो है प्रश्न 81, सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग होंगे। ठीक है, सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग क्या होंगे, तो इसका प्रश्न 82 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो ए है, शीर्ष पर सफ़ेद और भीतर की ओर काला। ठीक है, शीर्ष पर सफ़ेद और भीतर की ओर क्या होना चाहिए, भीतर की ओर काला होना चाहिए। सूर्य छतरी के लिए उत्तम ये जो है रंग होते हैं। अगले प्रश्न 83 की तरफ बढ़ते हैं। 83% कह रहा है किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है, किसका सबसे अधिक जो है अपवर्तनांक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न 83 का करेक्ट जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन जो हमारा सी है, हीरा जो है इसका सबसे अधिक जो है अपवर्तनांक होता है। ठीक है, सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 84 की तरफ। 84% कह रहा है कि स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई पड़ता है। जो स्वच्छ आकाश है इसका जो नीला रंग है किस कारण से दिखाई पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन जो हमारा बी है, प्रकाश के बिखरने से जो है स्वच्छ आकाश का जो रंग होता है नीले रंग का दिखाई पड़ता है, प्रकाश के बिखरने से या स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट। ठीक है, अगले प्रश्न 85 की तरफ बढ़ते हैं। 85% कह रहा है कि आकाश का जो रंग है नीला दिखाई देने का कारण क्या है। तो प्रकाश का क्या है, विवर्तन है या प्रकीर्णन है या अपवर्तन है या परावर्तन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन बी जो है, प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है ये आंसर होता है या ये कारण होता है। आकाश का रंग जो है हमें नीला दिखाई देता है ये इसका प्रमुख कारण होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगले प्रश्न 86 की तरफ बढ़ते हैं। 86 जो है ये कह रहा है निम्नलिखित में प्रकाश का मान कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज जो है गमन करता है। तो 86 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो ए है लाल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न 87 की तरफ बढ़ते हैं। 87% कह रहा है कि मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। मोटर वाहनों या मोटर गाड़ियों में जब साइड की वस्तु या पीछे की वस्तु देखने के लिए कौन सा दर्पण जो है प्रयुक्त किया जाता है। तो 87 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो ए है उत्तल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है मोटर गाड़ियों मोटर वाहनों में। अगले प्रश्न 88 की तरफ बढ़ते हैं। 88% कह रहा है कि समुद्र जल के नीला रंग का होने का क्या कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 88% का ऑप्शन जो हमारा बी है, पानी द्वारा रोशनी का छितराव जो होता है इस वजह से समुद्र का जो जल होता है नीले रंग का दिखाई देने लगता है, होने का कारण होता है। अगले प्रश्न 89 की तरफ बढ़ते हैं। 89 प्रश्न कह रहा है कि प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी लाइट माइक्रोस्कोपी में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है। तो 89 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न 89 का राइट जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है हो जाएगा, सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
प्रश्न 90 कह रहा है 90 प्रकाश के पथ में एक वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। तो 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी है अपारदर्शी, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपारदर्शी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न 91 की तरफ बढ़ते हैं। 91 प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक रंग है कौन है, प्राथमिक रंग कौन सा होता है। तो ऑप्शन जो डी है, ये सभी जो है प्राथमिक रंग है, नीला है, लाल है और हरा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 92 कह रहा है कि मुख्य रंग कौन कौन से हैं, जो मुख्य रंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी है, लाल है, हरा है और नीला है। ये क्या कौन से रंग होते हैं, ये मुख्य रंग होते हैं। अगले प्रश्न 93 की तरफ बढ़ते हैं। 93 के बाद जो प्रश्न रहेंगे वो विद्युत से संबंधित रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित होंगे। तो 93 कह रहा है कि डायनमो ऊर्जा परावर्तित करता है। जो डायनमो होता है कौन सी ऊर्जा परावर्तित करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 93% का ऑप्शन जो सी है, यांत्रिक को वैद्युत में। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत में कन्वर्ट कर देता है डायनमो। ठीक है, अगले प्रश्न 94 की तरफ बढ़ते हैं। 94% कह रहा है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री है। तो 94 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हमारा बी है, विकल्प जो बी है ये राइट हो जाएगा। टंगस्टन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विद्युत बल्ब का अगर आविष्कार पूछ ले किसने किया था, तो इसका आविष्कार किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने। ठीक है, थॉमस एल्वा एडिसन। ठीक है, एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 95 कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 95 का ऑप्शन जो ए है, ओम मीटर जो है, ओम मीटर का इस्तेमाल किया जाता है विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए। ठीक है, ओम मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और जो हमारा एमीटर है, इसमें इसी प्रश्न में जो एमीटर है इसका किस में इस्तेमाल किया जाता है, ये होता है विद्युत धारा के प्रवाह को, विद्युत जो धारा होती है इसको मापने का यंत्र है। ठीक, विद्युत धारा को मापने का यंत्र है एमीमीटर। ठीक है, और हमारा जो गैल्वेनोमीटर है, ये जो है जो गैल्वेनोमीटर है इसकी किसके लिए होता है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताता है। ठीक है, विद्युत परिपथ में क्या बताता है, ये विद्युत धारा की उपस्थिति बताता है, विद्युत धारा की उपस्थिति बताता है। ठीक है, उपस्थिति जो है ये बताता है हमारा गैल्वेनोमीटर। और वोल्टमीटर कहते हैं क्या करता है, वोल्टमीटर ये दो बिंदुओं के बीच जो है विभवांतर बताता है। ठीक है, वो मीटर जो होता है ये क्या करता है, वोल्टमीटर ये क्या करता है, ये बताता है दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच क्या बताता है, विभवांतर बताता है, विभवांतर जो है ये बताता है। अगले प्रश्न 96 की तरफ बढ़ते हैं। 96 क्वेश्चन कह रहा है विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। तो 96 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो सी हमारा है, पोटेंशियोमीटर जो है इसका प्रयोग किया जाता है विद्युत वाहक बल को मापने के लिए। ठीक है, विद्युत वाहक बल को मापने के लिए पोटेंशियोमीटर का उपयोग या यूज किया जाता है। ठीक है, और 96 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 97 की तरफ बढ़ते हैं। 97 कह रहा है कि AC को DC, ठीक है, AC को DC प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित या चेंज करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा डी है, रेक्टिफायर्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, रेक्टिफायर्स का उपयोग किया जाता है AC को DC में जो है परिवर्तित करने के लिए या बदलने के लिए। रेक्टिफायर्स एक उपकरण होता है जो ये काम करता है। अगले प्रश्न 97 की तरफ बढ़ते हैं। 98 की तरफ 98% कह रहा है यदि समय t में किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट में शुद्ध आवेश नेट चार्ज क्यों प्रवाहित होता है। आगे क्या कह रहा है देखते हैं। तो अनुप्रस्थ जो काट है के माध्यम से प्रवाहित जो धारा आई होगी, ठीक है, तो अनुप्रस्थ काट के माध्यम से प्रवाहित धारा क्या होगी 98 प्रश्न में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 98 का ऑप्शन जो हमारा सी है ये सही हो जाएगा। ठीक है, I = Q/T जो है, Q जो क्या होता है, Q होता है हमारा आवेश और T टाइम होता है और ये I के बराबर होता है। ठीक है, I = क्या होता है Q/T। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 99 कह रहा है कि 12 V के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5C के आवेश को स्थानांतरित करने में किए जाने वाले कार्य का मान कितना होगा।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो सी है 60 जूल या 60 जूल। ठीक है, 60 जूल कितना हो जाएगा हमारा 60 जूल। विभवांतर इसमें कितना, इसको ऐसे निकाल भी सकते हैं। तो देखते हैं V कितना है हमारा, V है हमारा यहाँ पे 12 वोल्ट है। ठीक, कितना है 12 वोल्ट है। और Q कितना है, Q है हमारा 5 कूलाम। ठीक है, कितना है 5 कूलाम है। और W हमारा कितना है, W कितना है वो है, W क्या होता है इसका फार्मूला भी समझ लो। तो V इंटू क्यू होता है, V इंटू क्यू होता है। तो जब 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, तो 12 5 या 12 पंचे 60 जो है आंसर निकल के आएगा। और ये निकल के आएगा हमारा जूल में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 100 क्या कह रहा है वो देखते हैं। 100 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऐसा कौन सा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 100 प्रश्न का ऑप्शन जो हमारा ए है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इलेक्ट्रिक मोटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऐसा उपकरण है जो हमारी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसी अंतिम प्रश्न के साथ आज का महामैराथन सेशन समाप्त होता है। और इसी के साथ चैनल पे यदि आप हमारे नए हैं और वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू सो मच गाइस।